ओके हाय। सो हमने लास्ट लेक्चर में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए थे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में डायरेक्टली आपको वहीं से स्टार्ट करना है कि मान लीजिए जो रिजिड बॉडी है वो रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये नहीं होती है, तो उसका हमें निकालना है। तो सपोज कोई ith पार्टिकल है बॉडी में, है ना, और हमने देखा था कि अगर बॉडी इस तरह से होती है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है इस तरह से, तो उसके हर पार्टिकल जो है वो अलग अलग रेडियस के सर्कल बनाते हैं। तो ith पार्टिकल जो है वो मान लीजिए क्या कर रहा है, आर आई उसका जो भी है आर आई रेडियस का सर्कल बना रहा है और वी आई उसकी लीनियर वेलोसिटी है। तो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, और पूरी बॉडी जो है एक कॉमन वेलोसिटी से, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी घूम रही है ओमेगा से। तो रिलेशन हमें पता है वी आई इज इक्वल्स टू कितना होगा, ओमेगा क्रॉस आर आई। और हमें पता है ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इस पे क्या लग जाएगा, समेशन लग जाएगा। समेशन लगते ही सारे पार्टिकल्स इंक्लूड हो जाएंगे। अब कोई ए स्क्वायर अगर वेक्टर का स्क्वायर होता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर का अगर स्क्वायर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ वी आई का स्क्वायर है तो वी आई डॉट वी आई हो जाएगा। और वी आई का फॉर्मूला कितना है, ओमेगा क्रॉस आर आई। तो यहाँ वी आई की जगह आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर आई, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर आई। उसके बाद हम यहाँ पे वेक्टर आइडेंटिटी लगाएंगे कि ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, या फिर आप वेक्टर जो बहुत सारे नियम होते हैं वेक्टर्स के, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस बी होता है। अब हमारे पास ए और बी क्या है, हमारे पास ए वेक्टर जहां जहां है वहां हमें रखना है ओमेगा, और जहां जहां बी वेक्टर है वहां वहां हमें रखना है आर आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में रखेंगे ए डॉट बी क्रॉस बी, तो ये रहा ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी, या आ चुका है हमारे पास। अब ये जो ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ओमेगा आई क्रॉस आर आई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वी आई। तो अब यहाँ पे हमारे पास ई क्या हो जाएगा, हाफ एम आई, और वी आई स्क्वायर की जगह हमने ये निकाल लिया है। वी आई स्क्वायर की जगह सिंपली में क्या करना है, ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस वी आई। तो ये रहा ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस वी आई हो जाएगा। ठीक है, समेशन को अंदर डाल देते हैं क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो समेशन के बाहर आ जाएगा। 1/2 भी कांस्टेंट है, समेशन के बाहर आ जाएगा। तो जिन चीजों पे हमारे पास जो एम आई है उसे अपन क्या ले जाएंगे, वी आई के पास ले जाएंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा आर आई क्रॉस एम आई वी आई, और हम जानते हैं एम आई वी आई क्या होता है, मोमेंटम पी आई। तो हमारे पास ये आ जाएगा आर आई क्रॉस पी आई। आर आई क्रॉस पी आई हम जानते हैं क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है जे आई। तो समेशन यहाँ पे जे आई लग जाएगा, और समेशन जे आई जो है वो पूरी बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जे। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का एक्सप्रेशन फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर देखो कंपोनेंट्स फॉर्म में भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओमेगा डॉट जे है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पर समेशन लगाया है और म्यू समेशन की वैल्यू जा रही है, ओमेगा पर भी म्यू लगा है और जे पर भी म्यू लगा है। लेकिन हमें पता है कि ओमेगा जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, जे भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर के केवल 3 कंपोनेंट होते हैं। इसलिए जो म्यू की वैल्यू है वो क्या क्या जाएगी, एक्स y और z। जब x जाएगा तो ओमेगा एक्स जे एक्स हो जाएगा, जब y जाएगा तो ओमेगा वाई जे वाई हो जाएगा, और जब z जाएगा तो ओमेगा z। तो ये वाला फॉर्मूले में तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो म्यू कैन बी एक्स वाई जेड यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जब हम j की वैल्यू पुट करेंगे तो हमने देखा है कि j इज इक्वल टू कितना था, आई ओमेगा हमें मिला था। तो जब हम j की जगह आई ओमेगा रखेंगे तो उस कंडीशन में i जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी है, और उसके 9 कंपोनेंट आते हैं। 9 कंपोनेंट तभी आएंगे जब हमें सारे कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड। तो ये करने के लिए हमें 2 समेशन लगाना पड़ेगा, म्यू और न्यू, ताकि म्यू की वैल्यू भी एक्स वाई जेड तक जाए, है ना, और न्यू की वैल्यू भी एक्स वाई जेड तक जाए, तो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। इसलिए आप समेशन देखो म्यू और न्यू पर लगा है, और यहाँ पर जे की वैल्यू पुट करी है आई ओमेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक ओमेगा था वो ओमेगा म्यू में है, और नया जो ओमेगा आएगा वो न्यू में आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग भी होंगे, दोनों साथ भी होंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर हमारे पास जे की वैल्यू हमने बस पुट कर दी है यहाँ पे, तो ये फाइनल फॉर्मूला होगा। इस फाइनल फॉर्मूले को एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपांड करने के लिए अब देखो इसके अंदर एक्स वाई जेड अगर पुट करते हैं तो इसके अंदर पुट करेंगे अपन किसके,
ये वाला एक्सप्रेशन। तो क्या इसके अंदर वैल्यू पुट करने से हमें ये मिल रहा है, अगर हम न्यू और म्यू को एक्स वाई जेड पुट करते हैं तो मैं ओपन करके आपको ये चीज एक बार दिखा देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए हमें मिला था समेशन म्यू और न्यू, यहाँ पे हमें मिला था आई म्यू न्यू, और यहाँ पे ओमेगा न्यू भी मिला था और ओमेगा म्यू भी मिला था। एक बार के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू एक्स रखते हुए, म्यू की वैल्यू फिक्स कर लो एक्स रखते हुए, और न्यू की वैल्यू एक्स वाई और जेड पुट कर दीजिए। तो समेशन जो है म्यू की वैल्यू हमने फिक्स कर दी एक्स, ठीक है, इसकी जगह एक्स पुट कर दिया, और न्यू की वैल्यू हम रखेंगे एक्स वाई जेड में रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, देखो क्या मिलेगा, आई म्यू को एज इट इज रहने देते हैं, न्यू की वैल्यू एक्स आ जाएगी, और ओमेगा न्यू की वैल्यू एक्स आ जाएगी, और ओमेगा म्यू रहने देते हैं, प्लस आई म्यू एज इट इज रहने देते हैं, फिर वाई कंपोनेंट आ जाएगा, ओमेगा वाई और ओमेगा म्यू, मतलब न्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड रखना तो तीन टर्म में मिलेंगे, जाहिर सी बात है हमें। आई म्यू यहाँ पे आ जाएगा, जेड यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा वाई की जगह जेड आ जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा म्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, और कंपोनेंट डालने हैं। अब हमें क्या करना है, म्यू की वैल्यू एक्स वाई और जेड रखो इसके अंदर, तो ये समेशन भी हट जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो एक बार आई के साथ यहाँ पे देखो म्यू के साथ एक्स एक्स आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा एक्स और ओमेगा एक्स, मैं अभी केवल म्यू की जगह एक्स रख रही हूँ, तो तीन टर्म मिलेंगे, और इसके अंदर रखेंगे तो आई एक्स वाई ओमेगा वाई ओमेगा एक्स, है ना, केवल एक्स रख रहे हैं। क्या रख रही हूँ मैं म्यू की जगह केवल एक्स रख रही हूँ, इसमें इसमें और इसमें, प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड और ओमेगा एक्स, प्लस अब हमें क्या रखना है, इन तीनों के अंदर ओमेगा, इन तीनों के अंदर म्यू इज इक्वल्स टू वाई रखो, तो इन तीन टर्म में तो आएगा, इन्हीं तीन टर्म में और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वाई एक्स आ जाएगा, वाई एक्स ओमेगा एक्स, और ये भी हो जाएगा ओमेगा वाई। सिमिलरली अगर आप करेंगे तो आपको 9 टर्म्स मिल जाएंगे, 9 टर्म्स में आपके पास सेम टर्म भी होंगे। देखो हमें पता है कि आई एक्स वाई और आई वाई एक्स हमें बराबर मिले थे, तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपके पास सेम आया, तो आपके पास 2 बार भी आएगा टर्म। तो अब आप ओपन करके देख लेना, तो आपको ये मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन, और मैंने तरीका बता दिया है कैसे करना है। तो 1/2 आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, और ये अभी हमें मिला था 2 बार, ट्वाइस मिला था। इसी तरह से वाई जेड वाला 2 मिलेगा और एक्स जेड वाला भी 2 मिलेगा। वैल्यू पुट कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए जो सिमेट्रिकल बॉडी है वो केवल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ओमेगा के अंदर केवल एक्स कंपोनेंट होगा, वाई 0 होगा और जेड भी 0 होगा। इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में जहां पर आपके पास ओमेगा वाई आ रहा है, यानी कि ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, इसमें आपके पास ओमेगा वाई आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें आपके पास ओमेगा आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, और ओमेगा जेड वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बच रहा है ओमेगा जेड, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बच रहा है आपके पास, है ना। अगर ओमेगा एक्स है तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। इसी तरह से हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जब लेते हैं तो आई एक्स आई वाई जेड और आई जेड 0 होते हैं। उस कंडीशन में आपके पास जो आई एक्स एक्स है उसको सिंपली अपन आई एक्स ले लेते हैं, आई वाई को सिंपली अपन आई वाई ले लेते हैं, और आई जेड जेड को अपन सिंपली आई जेड ले लेते हैं, क्योंकि जो आई एक्स एक्स होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई वाई जो है वो प्योर वाई के अबाउट होगा, और आई जेड जेड जो है वो प्योर आई जेड के अबाउट होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो हमें मिल जाएगा इस एक्सप्रेशन में। किस में रखना है वैल्यू, इसमें रखना है, इसमें जिसमें मैंने अभी भी इसमें रखना है, इसी में ही है। इसमें हमें क्या क्या करना है, आपको जो भी एक्स वाई वाले कंपोनेंट है उनको 0 करना है। तो ये आई एक्स वाई 0 होगा, आई वाई जेड 0 होगा, और आई एक्स जेड 0 होगा। तो ये 3 टर्म बचेंगे, केवल ये 3 टर्म बचेंगे, ये देखो। और इसके अंदर भी आई एक्स एक्स को हमने सिर्फ कितना रख दिया, आई एक्स रख दिया, आई वाई को रख दिया आई वाई, और आई जेड जेड को रख दिया आई जेड जेड। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या आएगी, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज, जैसे कि स्फेयर होता है, स्फेयर के अंदर एक्स भी डायमीटर होता है, वाई भी डायमीटर होता है, जेड भी डायमीटर होता है। तो आई एक्स आई वाई और आई जेड तीनों बराबर होते हैं, और वो आई के बराबर होते हैं। साथ ही सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए तीनों टर्म भी 0 होते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर आई एक्स
आई वाई और आई जेड, तीनों को आई पुट करके बाहर लेके कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आई लिखना भूल गई है, यहाँ पे आई आ जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर, जो कि क्या बनता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के मिले हैं, एक हमें मिला है ओमेगा डॉट जे और एक हमें मिला है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर डिटेल में फॉर्मूला पूछा जाए सारे कंपोनेंट्स के साथ में तो वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ध्यान रखना एग्जाम में आपको ये पूरा डेरिवेशन करना है जब भी आपको पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। देखो इन जनरल हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेकंड रैंक का टेंसर होता है, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। इस टेंसर में आपके पास 9 कंपोनेंट्स होते हैं और वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जो एक्स वाई है वो वाई एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में क्या मिला था, आई ओमेगा मिला था। और हम मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ चुके हैं, हमें जे आई और ओमेगा ये मिला था। इसके अलावा हमें ये भी रिजल्ट मिल चुके थे, आई एक्स वाई एक्स के बराबर है, आई एक्स जेड एक्स के बराबर है और आई वाई जेड वाई के बराबर है। काइनेटिक रोटेशन भी हम निकाल चुके थे, अभी अभी हमें निकाला है। अब हमें देखो क्या करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है। इफ यहां से प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आएगी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुख्य अक्ष क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। इफ द रेफरेंस फ्रेम इज टेकन सच दैट, यानी जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है वो अगर इस तरह से लिया जाए कि मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, आई एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स जेड बिकम जीरो। अगर रेफरेंस फ्रेम इस तरह से लिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में डायगोनल के अलावा सारे टर्म्स जीरो हो जाएं, तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम की एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास जे की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए ये टर्म आपके पास जीरो हो गया, ये भी 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 जीरो हो गया। तो यहाँ से जेएक्स की वैल्यू निकालो तो जेएक्स क्या मिलेगा, इस वाली रो को इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है तो दो तो जीरो आ गए, क्या मिल रहा है आई एक्स एक्स और ओमेगा एक्स, ठीक है। सिमिलरली जे वाई जे जेड निकालोगे तो ये जे एक्स, ये जे वाई और जे जेड। और काइनेटिक ऑफ रोटेशन के अंदर भी आपके पास आई एक्स वाई जीरो है, आई वाई जेड जीरो है और आई जेड एक्स जीरो है, तो केवल ये तीन टर्म आएंगे आपके पास। तो ये तीन टर्म में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यानी प्रिंसिपल एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट ये होंगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपके पास ये होगी। इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, देखो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर को अगर जे एक्स के टर्म में, यहाँ से देखो ये जे एक्स, तो इस एक्सप्रेशन को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आई एक्स एक्स और ओमेगा एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा एक्स। फिर ये वाला जो टर्म है सिर्फ इतना सा टर्म है, इसको इस वाले एक्सप्रेशन से देखो जे एक्स लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा जे एक्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपके पास जे एक्स ओमेगा एक्स। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में क्या लिखा हुआ आपको पास, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर। तो देखो एक बार इस टर्म को देखना, ये लिखा हुआ है आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर। आप एक काम करना, ऊपर भी आई एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी आई एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो आ जाएगा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आई एक्स एक्स। अब ये जो पार्ट है इस इक्वेशन से आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जे एक्स का स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या है आई एक्स एक्स और 1/2 का फैक्टर है ही। तो इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म, सेकेंड वाले टर्म को हम लिख सकते हैं इस तरह से, थर्ड वाले टर्म को लिख सकते हैं इस तरह से। ये तीन इक्वेशन यहाँ पे यूज की गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आयलर इक्वेशन फॉर रिजिड बॉडी। एग्जाम में क्योंकि और होती है आयलर इक्वेशन अलग भी होती है, तो एग्जाम में आपके पास आएगा आयलर इक्वेशन फॉर रिजिड बॉडी। हम जानते हैं टो इज इक्वल टू क्या होता है, डीजे बाई डी टी होता है। और हमने इफ यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने ऑपरेटर फॉर्म के अंदर, मतलब एक तो फिक्स रेफरेंस फ्रेम था हमारा एस और एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम था आर। एस में हमने ऑपरेटर बोला था डी बाई डी टी होता है और आर में हमने बोला था डी प्राइम बाई डी टी होता है। और इन दोनों में जो रिलेशन हमने डिराइव किया था वो ये वाला था, डी बाई डी टी। एस मतलब स्टेटिक स्टेशनरी था और डी बाई डी टी यहाँ पे आर मतलब रोटेशन था और ओमेगा क्या था, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये आर रेफरेंस फ्रेम है वो इस एस के अबाउट घूम रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो ऑपरेटर फॉर्म में हमें ये मिला था। अगर ये ऑपरेटर हम एंगुलर मोमेंटम पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ जे लग जाएगा, यहाँ जे लग जाएगा और यहाँ जे लग जाएगा और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी।
अब हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 टो इज इक्वल टू क्या होता है, dj बाई dt होता है। तो हमारे पास टो जो है यहाँ से इसको तो रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टो, ये टर्म हमारा आ रहा है एज इट इज और ये टर्म भी हमारा आ रहा है एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ j प्राइम नहीं आएगा, यहाँ सिंपली j आएगा। अब हम क्या करेंगे, राइटिंग दिस इक्वेशन इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर अपन लिखते हैं तो इन्होंने जो i j k है वो सारे यूनिट वेक्टर जो है रोटेटिंग फ्रेम में लिए हैं, तो उसका आप ध्यान मत देना। तो टो के 3 कंपोनेंट होंगे, टो x, टो y, टो z। ओके, इधर अगर कंपोनेंट फॉर्म में लेते हैं तो इधर कंपोनेंट फॉर्म में ध्यान रखना, इसके 3 कंपोनेंट फॉर्म होंगे, djx अपॉन dt आई कैप के साथ में, djy बाई dt जे कैप के साथ में, djz बाई dt k के साथ में। तो इसके तो 3 कंपोनेंट आ गए, प्लस ओमेगा क्रॉस जे का x कंपोनेंट लेना है। अब ओमेगा क्रॉस जे का x कंपोनेंट आप कैसे लेंगे, तो वो यहाँ पे देखिए, ओमेगा क्रॉस जे का x कंपोनेंट कैसे लेंगे, हमें ओमेगा क्रॉस जे निकालना है, तो आई जे के प्राइम आप लगा लेंगे अपन बाद में, ओमेगा x, ओमेगा y, ओमेगा z, जे एक्स, जे वाई और जे जेड, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आई कैप के साथ में क्या आएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा वाई जे जेड, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ओमेगा जेड जे वाई। तो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये माइनस का जे को ले लेंगे तो ये ओमेगा एक्स जे जेड से मल्टीप्लाई होगा और ओमेगा जेड जे एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास y कंपोनेंट हो जाएगा, ध्यान रखना किसका, ये ओमेगा क्रॉस j का x कंपोनेंट है और ये ओमेगा j का y कंपोनेंट है। सिमिलरली आप z कंपोनेंट भी निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे ओमेगा क्रॉस j का प्लस लिखा हुआ है तो ये x कंपोनेंट आएगा, क्योंकि इसको प्लस साइन के साथ में लिख लिया है और इसको माइनस साइन के साथ में लिख लिया है। इसी तरह से j का ये कंपोनेंट आ जाएगा और ये y कंपोनेंट हो जाएगा, ये z कंपोनेंट हो जाएगा। तो कंपोनेंट फॉर्म में हमें इस तरह से मिल गया है। अब हम सिर्फ एक लेते हैं, दोनों साइड में कंपेयर करते हैं केवल x कंपोनेंट को, जो x कंपोनेंट की इक्वेशन होगी उसी हिसाब से हम y की भी बना लेंगे। तो इधर से x कंपोनेंट कितना है, टो x है, तो टो x, और इधर से x कंपोनेंट ये आ रहा है तो ये हमने ले लिया। ठीक है, इसी तरह से टो y जो है ये आ जाएगा और टो z जो है ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अपन क्या करेंगे, हमारे पास पता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो इधर जेएक्स जेवाई जेजेड मिलेगा, इधर हमारे पास ये मैट्रिक्स मिलेगी, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होंगे और ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। और ये इक्वेशन हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, इसको यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। कहाँ यूज करेंगे, देखो हमारे पास था टो एक्स इज इक्वल्स टू, ये था टो एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जे एक्स है, तो इस जे एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, और ये रहा जे वाई, इसकी जगह हम लिखेंगे आई वाई वाई ओमेगा वाई, और ये रहा जे जेड, इसकी जगह हम लिखेंगे आई जेड जेड ओमेगा जेड। इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये आप वैल्यूज रख के, और जो भी सॉल्व होता है कॉमन वाला पार्ट आता है उसको कॉमन लिख के और उसको सॉल्व करके देखना, यू विल गेट दिस टर्म। ठीक है, सिमिलरली टो वाई आपको ऐसा मिल जाएगा, करके देख लेना, और टो जेड आपको ये मिल जाएगा। आई एम नॉट डूइंग, वो आप कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा। ये कहलाती है आइलर इक्वेशन फॉर रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। जो हम बचपन में देखते थे ना, वो टॉप होता था उस पर रस्सी बांध के और फिर छोड़ देते थे तो वो घूमता रहता था। तो वो जब घूमता था तो उसकी जो मोशन होती थी वो एक देखिए, एक तो आपने कभी देखा होगा कि वो अपनी धुरी पर तो घूम रहा है, अपनी दूरी पर तो वो घूम रहा है, लेकिन आप मेरा वीडियो देखिए एक बार कि सपोज वो ये वाला मेरा हाथ जो है वो टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी दूरी पर तो घूम रहा है, साथ में थोड़ा सा झुक के बहुत स्लोली स्लोली एक दूसरी एक्सिस के बाद में सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट भी वो घूमता होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इवन YouTube पे भी मेंशन करेंगे स्पिनिंग टॉप की मोशन कैसी होती है, तो वो अपने सिरे पर तो घूमता है, साथ साथ में एक एक्सिस के अबाउट और घूमता है इस तरह से, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 पिक्चर दिखाई हुई है, पहली पिक्चर में वो अपनी दूरी पर घूम रहा है, खुद के अबाउट घूम रहा है, मतलब ये वाली एक्सिस उसकी खुद की है, इसके अबाउट घूम रहा है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये हमें उसी की पिक्चर बनाई हुई है। एक मैं यहाँ पर बना के बताती हूँ आपको, इसमें क्लियरली वो वर्ड बताया हुआ नहीं है। तो जो आपका टॉप होगा वो एक तो देखो इस तरह से घूमेगा, है ना, ये उसकी एक्सिस होगी, इसके अबाउट रोटेट करेगा, साथ साथ में क्या होगा कि ये बीच में एक एक्सिस है ना, तो टॉप कभी आपका इस तरह से होगा, फिर वो आएगा इस यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा,
इस तरह से वो चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में भी घूमेगा। अब हम डायग्राम पे आते हैं यहाँ पे, तो ये देखो टॉप बना हुआ है आपका, यहाँ पे ये टॉप है हमारा, ठीक है, ये टॉप है, ये इस तरह से, इसकी खुद की एक्सिस कौन सी है, जेड नॉट। ध्यान रखिएगा, जेड नॉट एक्सिस वो है जिसके अबाउट ये खुद घूम रहा है, मतलब अपनी खुद की एक्सिस है इसकी, और जेड एक्सिस वो है जिसके अबाउट इस तरह से घूम रहा है, ये जेड है और ये जेड नॉट है। ये टॉप बना हुआ था, ये इसी तरह से यहीं पे घूम रहा है इसी तरह से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बहुत स्लोली स्लोली एक एक्सिस के अबाउट और रोटेशन कर रहा है। तो दो तरह से इसकी मोशन हो रही है हमारे पास, एक तो रोटेशन और एक स्पिनिंग मोशन हो रही है। तो चलिए थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी, इतनी लंबी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो अपनी धुरी पर घूमता है वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो जो एक स्लोली स्लोली वाला मोशन करता है ना, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है ग्रेविटी की जो वजह से टॉर्क लगता है। तो ये एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल टॉर्क का। तो स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द स्पिनिंग टॉप मे स्टैंड ऑन अ नीडल पॉइंट, नॉन स्पिनिंग टॉप फॉल्स डाउन। स्पिनिंग टॉप जो होता है वो खड़ा रहता है एक सिरे पे, एक पॉइंट पे, लेकिन अगर वो स्पिन नहीं कर रहा है तो गिर जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये है, इन एडिशन टू इट कैन बी सीन दैट नॉट ओनली इट स्पिन्स अबाउट अ सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द नीडल पॉइंट, यानी ना केवल ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूमता है, बट ऑल्सो एक्सिस ऑफ सच अ स्पिनिंग टॉप्स मूव्स अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस, बल्कि उसकी खुद की जो रोटेशनल एक्सिस है वो उसके साथ साथ एक दूसरी वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ भी घूमती रहती है, करेक्ट। सो इतनी सी थ्योरी में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको बाकी ज्यादा जो है थ्योरी लिखने के एग्जाम में जरूरत नहीं है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं मेनली इसका डेरिवेशन पे और इसके डायग्राम को समझते हैं सबसे पहले। तो सपोज किसी सिचुएशन में ये तो वो वर्टिकल एक्सिस है जिसके अबाउट ये धीरे धीरे घूमेगा, मतलब इसकी एक्सिस घूमेगी, और ये जेड नोट है जिसके अबाउट ये खुद घूम रहा है, और ये खुद जो घूम रहा है वो मान लीजिए किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा से। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू आई ओमेगा हो जाएगा। और जब ये इस स्थिति में है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, इस जी पॉइंट पे है, तो इसका एम जी फोर्स कहाँ पे लगेगा, जी पे लगेगा। और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, ओ पे है। तो ओ से जी तक की पोजीशन वेक्टर कितनी दी हुई है, आर दी हुई है, लेकिन पोजीशन वेक्टर की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो देखो ये जा रहा है आपके पास, आर इस दिशा में आ रहा है और एम जी आपका इस दिशा में आ रहा है। तो टॉर्क जो होता है, हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ पर आर क्रॉस और ये mg वाला फोर्स लगेगा। तो r को f की दिशा में मोड़ना है दाएं हाथ से, तो अब आपका दायां हाथ लीजिए और r को, इसी प्लेन में r है, इसी प्लेन में mg है, आप लोग r को mg की साइड में मोड़िए, आपका जो अंगूठा है, थंब है, वो आपकी तरफ आएगा। आपकी तरफ आएगा मतलब ये जो टॉप है वो फिलहाल स्क्रीन के प्लेन में है, लेकिन इस टॉर्क की वजह से स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, और जब वो बाहर आ जाएगा तब उसका आर और mg की डायरेक्शन आप लोगे तो वो दाईं तरफ होगा, राइट हैंड साइड में होगा तो वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और जब वो राइट हैंड साइड में होगा तो स्क्रीन के अंदर लगेगा टॉप, तो वो स्क्रीन के अंदर जाएगा। इसी तरह से ये जो टॉप है ये धीरे धीरे बाहर निकल के स्क्रीन के अंदर तक जाके एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। पहला डायग्राम तो इसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड वाले में हमने इस पूरे टॉप को हटा के सिर्फ एक लाइन ले ली है, और वो लाइन हमारी कौन सी है, देखो जे इज इक्वल टू आई ओमेगा है। जे इज इक्वल टू आई ओमेगा का मतलब ये है कि हमारा जो टॉप था वो इस तरह से घूम रहा था, है ना, ये हमारी ओमेगा थी, और जब ऐसे घूमता है ना तो इसको दाएं हाथ से अगर आप घुमाओगे तो ओमेगा ऊपर की तरफ आएगा, तो अगर ओमेगा इधर है तो जे भी इधर ही होगा, क्योंकि जे कितना होता है, आई ओमेगा है। तो आपके पास जो जेड नोट है उसी डायरेक्शन में क्या है, आपके पास जे भी है। लेकिन जब बाद में ये टॉप खुद घूमता है किसके अबाउट, ये वर्टिकल एक्सिस है जेड, जब ये इसके अबाउट घूमेगा तो हम क्या करेंगे, इस टॉप को हटा के केवल एक लाइन बना लेते हैं, और वो होगा हमारा जे वेक्टर। तो हमारा जो जे वेक्टर होगा वो जेड के चारों तरफ एक सर्कल कंप्लीट करेगा। तो दूसरी पिक्चर में आपके पास टॉप को हटा के, इस टॉप को हटा के केवल बीच वाली लाइन ली गई है, और उस बीच वाली लाइन को क्या बोला गया है, जे वेक्टर, और ये आपका है जेड नॉट, और ये इधर घूम रहा है ओमेगा से, मतलब बस टॉप को नहीं बनाया है, बाकी उसकी एक्सिस बना दी गई है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ये तो है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके अबाउट तो क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ये स्पिन करेगा। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज एक्सिस ऑफ प्रिसिजन, तो इस एक्सिस ऑफ स्पिनिंग। अब ये हमारे पास जे आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, जो डॉटेड लाइन से सर्कल बनाया हुआ है, डॉटेड लाइन से जो सर्कल बनाया हुआ है वो वाली मोशन है जो ये टॉप धीरे धीरे जेड के चारों तरफ घुमाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब जो जे वेक्टर है, जे वेक्टर की दिशा कंटिन्यू चेंज हो रही है। पहले ये इधर है, फिर ये जब यहाँ आ जाएगा तो जे वेक्टर इस दिशा में आ जाएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा तो जे वेक्टर इस दिशा में चला जाएगा। मतलब जो जे वेक्टर है वो कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और चेंज करते करते एक सर्कल ट्रेस कर रहा है। सर्कल ट्रेस करने के अलावा अब उसने कुछ एंगल बनाए हैं, तो वो एंगल थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। वो एंगल हमारे पास यहाँ पे, एक तो देखो, जब जे पॉइंट ए, जो जे वेक्टर है शुरुआत किया, मान लीजिए उसने ए पॉइंट से, और वो पहुंच गया बी पॉइंट पे। ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में, क्योंकि जे की दिशा चेंज हो गई है, किसी सदिश को चेंज होने का मतलब है या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो ए से लेके बी तक आने में मान लीजिए कितना चेंज होता है, डीजे चेंज होता है। तो डीजे चेंज यहां से यहां तक आ गया, और ये आपके पास जे वेक्टर है, और यहाँ पे आपके पास वर्टिकल से जे के एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। जब ये आएगा तो ऊपर प्लेन के परपेंडिकुलर, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर एक सर्कल भी बन रहा है। तो पहले जब वो ए पे था, जब उसकी एक्सिस ए पे थी तो रेडियस यहाँ थी, जब वो बी पे आ गया तो रेडियस यहाँ पे आ गई, और ये एंगल मान लीजिए कितना मान के चल रहे हैं अपन, डी, इसको डी थीटा नहीं बोलना है क्योंकि ये थीटा है, तो ये डी फाई है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पे डी फाई एंगल है। मान लीजिए एंगल कितना है, डी फाई। तो मैं इसकी पिक्चर थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये प्लेन में है, ओके, ठीक है। तो पहले आपका ये ए पॉइंट पे था, जे वेक्टर आपका ये था, इधर था, फिर आपका बी, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट वो घूमेगा, ये जेड है। तो यहां से चल के वो बी बिंदु पे आ गया, ये ए पॉइंट था हमारा, ठीक है, ये बी बिंदु पे आ गया, तो हमारा जे वेक्टर जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, जे वेक्टर जो है हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। और यहाँ पे ये एंगल जो है, वर्टिकल एंगल जो है उसका, वो मान लीजिए थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में ये दूरी जो तय करी है, क्योंकि वो जे ने करी है तो जे में बदलाव होगा, तो वो आर्क लेंथ कितनी है, डीजे, और ये एंगल मान लीजिए कितना है आपका, डी फाई। अब सबसे पहले आपको निकालनी है ये दूरी, ये दूरी क्योंकि ऊपर वाले सर्कल की रेडियस होगी। अब आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ, ये नीचे एंगल थीटा है और ये वैल्यू जे है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट क्या होगा, जे कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, जे साइन थीटा। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, जे साइन थीटा। ओके, अब आपके पास वो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अगर ऊपर वाले सर्कल की बात करूं मैं, तो ऊपर वाले सर्कल में आपके पास ये सेंटर है, रेडियस कितनी है, जे साइन थीटा, और यहां से यहां तक की लंबाई, आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, डीजे, और ये एंगल आपके पास डी फाई। तो आपने देखा होगा आपके पास रेडियस आर है, एंगल थीटा है, आर्क लेंथ एस है, तो एस इज इक्वल टू कितना होता है, आर थीटा होता है। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आर्क लेंथ कितनी है, डीजे, और वो रेडियस और एंगल के बराबर होगी। रेडियस कितनी है, जे साइन थीटा, और आर्क लेंथ कितनी है, डी, सॉरी एंगल कितना है, डी फाई। तो एक फॉर्मूला तो ध्यान रखिएगा, डीजे इज इक्वल टू जे साइन थीटा इंटू डी फाई आपके पास हो जाएगा। तो वो मैं दिखा देती हूँ, आपके पास लिख रखा है क्या यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एम जी होता है, और आर क्रॉस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। इसके अलावा टो इज इक्वल टू डीजे बाई डी टी होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये वही है जो मैंने आपको समझाया अभी कि जैसे जैसे वो घूमता है। और यस, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डीजे कितना आ रहा है, जे साइन थीटा इंटू डी फाई, जो मैंने अभी अभी आपको प्रूव किया। तो डी फाई की वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन, प्रिसिशन मतलब उस तरह से घूमने की जो रेट होगी, तो घूमने की जो रेट है वो तो कौन से सर्कल से डिसाइड होगी, इसी सर्कल से डिसाइड होगी, ये वाला सर्कल, यही तो रोटेशन, यही तो प्रिसिशन कर रहा है, जेड के अबाउट प्रिसिशन कर रहा है।
परिभ्रमण कर रहा है, इसकी रेट लेने के लिए एंगल कितना बन रहा है, dt टाइम में। dt टाइम में अगर d फाई बना है तो प्रिसिशन की रेट कितनी हो जाएगी, d फाई अपॉन dt, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम होता है। तो आपके पास d फाई बाई dt आ जाएगा। d फाई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए, ऊपर से हमने पुट कर दी, यहाँ आ रहा है dj बाई dt, जो कि अभी अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, टॉ के बराबर होता है, तो टॉ अपॉन जे साइन थीटा हो जाएगा। और टॉ की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, कितना था, mgr साइन थीटा, और अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा mgr अपॉन जे। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि आपको प्रिसिशन की रेट जो है वो बतानी है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इक्वेशन 3 तक आपके पास इंपॉर्टेंट है। स्पिन प्रिसिशन इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप अपन ने देखा था, वो एक सिमेट्रिकल एक्सिस जेड के चारों तरफ घूम रहा था। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल का प्रिसिशन होता है। तो हमारे पास क्या होता है इसमें, लाइक स्पिनिंग टॉप की तरह एटॉमिक पार्टिकल, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, हैव सम इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, उनके पास भी खुद का एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, ठीक है, और वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी दूरी पर घूमता है, जैसे पृथ्वी होती है वो अपनी दूरी पर घूमती है, वैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी दूरी पर घूमता है। हम बोलते हैं ना स्पिन अप इलेक्ट्रॉन है या स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम बोलते हैं स्पिन अप इलेक्ट्रॉन है, और जब वही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है तो हम बोलते हैं स्पिन डाउन है। तो एक स्पिन, दो स्पिन कैसे हुए कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मुझे रोटेशन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, गलती से बार बार को हो रहा है, स्पिनिंग, ठीक है, स्पिन कर रहा है वो। तो ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, अपन इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, उनके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होते हैं, क्योंकि उनके पास चार्ज होता है। और हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। तो चार्ज है, घूम रहा है, तो घूमते हुए चार्ज की वजह से करंट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि करंट होती क्या है, करंट होती क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर अपनी जगह खड़ा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मूव कर रहा है तो करंट फ्लो हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है चार्ज की वजह से। इन पार्टिकल्स को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वजह से इनका जो एंगुलर मोमेंटम एक्सिस है वो प्रिसिशन शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा था उसमें भी जो प्रिसिशन आ रहा था वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा था, ग्रेविटी की वजह से टॉर्क लग रहा था। अब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लगाएंगे अपन, क्योंकि जो पार्टिकल है उसका वेट या उसका मास बहुत ही कम है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस पे टॉर्क लगाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपने भी पढ़ा होगा, 11th 12th के अंदर भी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल होता है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट होता है m, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है b, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। पर अपन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, म्यू से। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो लगने वाला टॉर्क होता है वो कितना होता है, म्यू भी होता है, और या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा लग जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं टॉर्क किसके बराबर होता है, dj बाई dt। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होता है उतना ही ज्यादा पार्टिकल के पास मैग्नेटिक मोमेंट भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यू जो है वो j के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर वो प्रोपोर्शनल होता है तो इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट मान लीजिए गामा है, तो आपको म्यू इज इक्वल्स टू गामा j मिल जाएगा। दिस गामा इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और इसका फॉर्मूला आप शायद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में या एमएससी में इसका डेरिवेशन भी आता है। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको याद रखना है गामा की वैल्यू होती है E/2m। मेरे ख्याल से आप सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ लेंगे कि ये E/2m कैसे आया। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पेपर है, उसमें आ जाएगा कि ये फॉर्मूला, पर अभी के लिए याद रख लीजिए कि गामा जो होता है वो E/2m होता है। एनीवेज, तो अगर अपन यहाँ पर ये देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, dj बाई dt। इस इक्वेशन को देखो, dj बाई dt है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, और ये किसके इक्वल है, म्यू क्रॉस बी के इक्वल। म्यू की जगह हम रख देते हैं गामा j, तो क्या मिल जाएगा, गामा j क्रॉस बी। तो ये हमें मिल गया गामा j क्रॉस बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अबाउट है तो मैग्नेटिक फील्ड में केवल एक कंपोनेंट होगा, k कैप वाला कंपोनेंट होगा। ऐसी स्थिति में अगर हम j क्रॉस बी निकालें तो j क्रॉस बी निकालने के लिए dj बाई dt इधर है, गामा कांस्टेंट है वो अपनी जगह आ गया। j क्रॉस बी के लिए निकालने के लिए ij के, j के तीन कंपोनेंट होंगे jx, jy, jz, और b के तीन कंपोनेंट होंगे 0 0 b, क्योंकि b केवल किस दिशा में है, z दिशा में है। इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को, जो कि आप करना जानते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास j है, तो इसके भी तीन कंपोनेंट होंगे, djx अपॉन dt, i कैप के साथ होगा।
जे कैप के साथ होगा डी जे वाई अपॉन डी टी। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में इक्वल करें तो हमारे पास ये देखो आई कैप है और इधर हमारे पास जे कैप है, तो यानी कि जो आई कैप वाला होगा वो आई कैप वाले के बराबर होगा, तो ये डी जे एक्स बाई डी टी जो होगा वो आई कैप वाले कंपोनेंट बराबर कर दिए, डी जे वाई बाई डी टी जो होगा वो बी, और इस इक्वेशन में के कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए डी जे जेड अपॉन डी टी कितना हो रहा है, 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर डी जे एक्स बाई डी टी है, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी टू जे एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मिल जाएगा। इधर हमारे पास देखो गामा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपन ने कांस्टेंट लगाई है, तो गामा भी कांस्टेंट आ जाएगा, सिर्फ जो जे वाई है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, डी जे वाई बाई डी टी हो जाएगा। और डी जे वाई बाई डी टी की वैल्यू देखो इस वाली इक्वेशन में आपको मिली हुई है, तो यहाँ से डी जे वाई बाई डी टी यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सिमिलरली अपन करेंगे इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम पे करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का गामा बी डी जे एक्स अपॉन डी टी, और डी जे एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे तो ये मिल जाएगा आपको। ओके, तो हमें डी टू जे एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और ये सब मिल चुका है। अब आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मुझे पता नहीं है 11th-12th में तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी होगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, बट आने वाली क्लासेस में आप पढ़ लेंगे, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड, बीएससी सेकंड ईयर में आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो साइन या कॉस के टर्म में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो jx है, मान लीजिए इस समीकरण का सॉल्यूशन कौन सा, जो फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इनका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हम लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सॉल्विंग दीज इक्वेशन, अब ये सॉल्व जो किया है वो मैथ्स के अकॉर्डिंग किया है, जो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। आप मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर की, तब इन समीकरणों को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आता है। फिलहाल के लिए हम इनको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इनका सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। तो जब जेएक्स वाले को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से इसका आंसर आएगा ये, जेएक्स इज इक्वल टू जे नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा आपके पास में, और इसी तरह से दूसरे वाले को करेंगे जे वाई को, तो आपके पास आ जाएगा जे नोट कोस ओमेगा टी। और क्योंकि आपके पास थर्ड वाला था डी जे जेड अपॉन डी टी जो था वो 0 था, किसी भी क्वांटिटी का पहला डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, तो जे जेड आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ओमेगा है वो क्या है, ओमेगा होता है ये कांस्टेंट, यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है जे वाई के साथ में गामा स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट होता है, तो ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा, गामा बी आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप सॉल्यूशन करते वक्त में। अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानूं और इस इक्वेशन को 2 मानूं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, जे नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस जे नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर जे नोट स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे तो जे नोट कितना मिल जाएगा, ये वाला रूट ऑफ जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास जे नोट आ जाएगा। और ओमेगा हमें क्या मिला था, गामा भी मिला था, और हमने देखा था कि म्यू जो था वो किसके इक्वल था, गामा जे के इक्वल था, तो यहाँ से गामा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो कितना आ जाता है, म्यू बाय जे आ जाता है, तो यहाँ पे गामा की जगह रख देंगे म्यू अपॉन जे, तो वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन आपके पास ये आ जाएगा। तो बीच की थ्योरी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर एग्जाम में लिख के आएंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी के उतने ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, 4-5 लाइन की थ्योरी सफिशिएंट है। तो ये प्रोबेबली हमारा जो है चैप्टर जो रिजिड बॉडी मोशन है ये हमारा कंप्लीट होता है। और मैं एक बार देख लेती हूँ सिलेबस में, जस्ट होल्ड ऑन, कि हमारी यूनिट 2 के अंदर और कौन सा टॉपिक है, एक बार मैं देख लेती हूँ कि हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं क्या यूनिट 2 के। तो यूनिट 2 में हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास डन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आयलर इक्वेशन है वो डन, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी वो भी डन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डन, रिलेशनशिप बिटवीन लैब एंड सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी डन, 1D 2D कोलिजन डन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन डन, मोशन ऑफ अ सिस्टम विद वेरिंग मास डन, मोशन इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, यस ये नहीं हुआ हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डन,
ओके हमारे पास इसमें 2-3 टॉपिक बच रहे हैं। अभी सेंट्रल फोर्स वाला पोर्शन बच रहा है। इसके बाद में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला पार्ट हो गया हमारा। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी मतलब आयलर इक्वेशन की बात कर रहा है। इनर्शियल कोफिशिएंट डन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम डन, आइडिया ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस डन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन डन, प्रिसिशनल मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप डन, स्पिन प्रिसिशन इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डन, लार्मर फ्रीक्वेंसी, लार्मर फ्रीक्वेंसी यही है, इसकी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। ये जो ओमेगा आपको मिला है दिस इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन इज आल्सो कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन में भी आपको ये करना है। सो 2-3 टॉपिक बचे हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन, केपलर लॉज, मतलब ये यूनिट काफी लंबी है हमारी। तो बस आज के लिए इतना ही।